आज हम करेंगे लेसन 2 का सेकंड पार्ट। लेसन का नाम है दादी माँ। पहले हम फर्स्ट पार्ट के कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उनको करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक की कौन सी कमजोरी का वर्णन किया गया है? लेखक की कौन सी कमजोरी का वर्णन किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने किसकी याद को धुंधली छाया बताया है? लेखक ने किसकी याद को धुंधली छाया बताया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने किस मास में गांव के तालाबों में पानी से भरे होने की बात कही है? लेखक ने किस मास में गांव के तालाबों में पानी से भरे होने की बात कही है? अगला, चैत मास में गुड़ के साथ खाई जाने वाली दूसरी वस्तु का क्या नाम है? चैत मास में गुड़ के साथ खाई जाने वाली दूसरी वस्तु जिसका लेखक ने इस पाठ में जिक्र किया है, उसका नाम क्या है? बेटा, अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं आते हैं तो आप लास्ट वीडियो को दोबारा से देखिए और अच्छे से देखिए, उसको अच्छे से करें। अब करते हैं आगे। इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। दादी माँ पाठ के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। तो अब तक हमने पढ़ा था कि जो बदलू नाम का मनियार होता है वो हाथ से लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता है, और वो लेखक के मामा के घर होता है। रिश्ते में तो बदलू लेखक का मामा लगता है, लेकिन लेखक उसको काका कहकर पुकारता है। क्यों? क्योंकि जो लेखक के साथ वाले बच्चे होते हैं, मामा के साथ वाले बच्चे, वो सब उसको काका कहते हैं। इस कारण वो भी बच्चों के साथ काका कहते हैं। धन्नो नाम की एक लेडीज है जिसको दादी माँ ने पैसे उधार दे रखे थे। अब दादी माँ उससे पैसे मांगती है तो वो रोने लग जाती हैं और अपनी बेटी की शादी की बातें उसको बताती है। और तब उसकी दादी ने, लेखक की दादी ने, वो पैसे उसमें छोड़ दिए, वो कर्ज जो था वो माफ़ कर दिया और 10 रुपये और अपने पास से देकर कहा, जैसी तेरी बेटी है वैसी ही मेरी बेटी, 5-10 की कमी के लिए जग हंसाई ना हो। तो उसके बाद जो धन्नो है वो लेखक के सामने उसकी दादी की बहुत तारीफ़ करती है। तब लेखक क्या कहते हैं, ये देखो आगे। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी, मैंने पूछा। मतलब लेखक ने धन्नो से पूछा कि उस दिन तो इतना ज़्यादा डांट रही थी आपको, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू। ये कौन बोला है? धन्नो। धन्नो कौन है? रामी की चाची, जिससे लेखक की दादी ने पैसे उधार ले रखे हैं। वह तो बड़े लोगों का, यानी जो बड़े लोग हैं, एज में बड़ी है वो दादी है, तो उनका काम है क्या? डांटना। बाबू रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या? अगर उन्होंने ही पैसे दिए हैं, अगर वो हमें डांटेंगे ही नहीं तो फिर क्या फ़ायदा? मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ा। फिर मैं इस बात को सोचकर, तर्क मतलब विचार करना, इस बात पर मन ही मन अपने अंदर ही अंदर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। किशन बेटा ये लेखक का भाई है, तो उसकी शादी के टाइम की बात है। और शादी से पहले, जैसे हमारे भी गांव में भी ऐसा ही होता है कि 4-5 दिन पहले ही लेडीज़ रात को गीत गाना शुरू कर देती हैं। तो ऐसे ही ये रात भर, यानी पूरी रात जो लेडीज़ हैं वो गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। अभिनय होता है बेटा, नाटक करना, रोल अदा करना। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता था। इसका कहना है बेटा कि एक ही कहानी का होता है, उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। इसके अंदर एक कहानी को दिखाया जाता है जिसमें विवाह से लेकर, यानी जिसकी शादी हो रही है उसी के बारे में, उसी का रोल लेकर कोई दूसरी लेडीज़ उसका रोल लेके, और जब तक पुत्र की उत्पत्ति यानी बच्चा नहीं हो जाता तब तक के सभी दृश्य यानी नाटक दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं, और इसमें जो रोल निभाने वाले होते हैं वो कौन होते हैं? सब लेडीज होते हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में नहीं जा सका। कौन था बीमार? लेखक। और बीमारी के कारण वो बारात में नहीं जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। ममेरा भाई मतलब मामा का लड़का।
जिसका नाम क्या है, राघव। दालान होता है बेटा बरामदा, बाहर की साइड। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। आपत्ति करना बेटा एक किस्म से मुसीबत जताना कि जो ये राघव जो यहाँ लौटा हुआ है ये गलत लौटा हुआ है। दादी माँ बिगड़ी, यानी दादी माँ ने उनको डांटा। किनको, लेडीज़ को। लड़के से क्या पर्दा, पर्दा मतलब शर्म, कि लड़के से क्या शर्म है। लड़के और ब्रह्मा का मन एक जैसा होता है। लड़के और जो ब्रह्मा देवता होता है उसका मन एक जैसा ही होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उठाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बेटा चारपाई यानी खाट, उसके ऊपर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से बिना शोर के उसे भी सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। बड़ी हंसी आ रही थी, यानी उसको किस बात की हंसी आ रही थी कि वो चारपाई पर चादर उड़ाकर उसकी दादी माँ ने चोरी छुपे उसको वहाँ सुला दिया था अभिनय देखने के लिए। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, फिर खुद लेखक अपने मन में सोचने लगता है कहीं मैं जोर से हंस ना दूं और सबको भेद खुल जाए, यानी सबको अपनी बात का पता न चल जाए। भेद खुलना, राज खुलना या पोल खुलना। अगर पता चल गया तो ये सब मुझे यहाँ से बाहर कर देंगे। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। जो उसकी भाभी है उसने कोई बात उसको कही है, उस पर लेखक को इतनी ज़ोर से हंसी आई कि वो अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर सका, रोक नहीं सका उसको, और भंडाफोड़ हो गया, यानी राज खुल गया, भेद खुल गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। बेटा ये देबू नाम का एक कोई जेंट्स है, उसकी माँ ने चादर खींच ली, यानी उसके जो लेखक ने चादर अपने ऊपर डाल रखी थी उसको खींच लिया, हटा दिया। कहो दादी यह बच्चा कौन सोया है? और उसने कहा दादी बताओ यह कौन बच्चा सोया हुआ है? बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दो। यानी वो उसके साथ मजाक कर रही है कि छोटा बच्चा है, दूध पिला दे, तुम रो रहा है। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती हो? जो उसकी हाथापाई यानी वो आपस में हाथों से लड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। फिर दादी माँ ने डांट लगाई कि लड़के से क्यों लगती हो, लड़के के साथ लड़ाई क्यों करती हो? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से ज़ोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। जब सुबह लेकर जा रहा था तो रास्ते में देबू की माँ मिली और उसने कहा भाभी कल वाला बच्चा। मैं वहाँ से ज़ोर से भागा, वहाँ से भाग लिया और किसके पास जाके रुका? अपनी दादी के पास। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते अभयदान मिल जाता। ये बोल रहा है बेटा कि मैं दादी माँ के पास जाकर खड़ा हो गया क्योंकि इसने गलती कर रखी थी कि वो चोरी छुपे वहाँ छुपा हुआ था, इसलिए। वस्तुतः यानी इसी प्रकार अगर कभी हमसे कोई अपराध या गलती हो जाती है तो हम अपनी दादी माँ की छाया में यानी दादी माँ के पास जाके खड़े हो जाते हैं। अभयदान यानी माफ़ी का दान मिल जाता है। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्कर जीवन को सूखे पत्तों सा कैसे नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। स्नेह, प्यार, ममता, बेटा प्यार दिखाना माँ वाला की मूर्ति। दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। स्नेह और ममता की मूर्ति किसे बोला है लेखक ने? अपनी दादी माँ को। और उनकी एक एक बात आज भी लेखक को याद है। परिस्थितियों यानी हालात, टाइम का वात्या चक्कर जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है। बेटा ये बोल रहा है कि परिस्थितियाँ यानी हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि पता नहीं वो क्या करवा दे। परिस्थितियाँ, हालात, वात्या चक्कर तूफ़ान होता है बेटा कि समय का जो बदलाव है या समय का तूफ़ान है वो जीवन को सूखे पत्तों सा कैसा नचाता है। जैसे सूखे हुए पत्ते हवा के साथ दूर तक उड़ते जाते हैं, ऐसे ही जीवन को नचा देता है। इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादी माँ को ये सब बातें अच्छे से पता थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती थी। दादा
उन लेखक के दादा की मृत्यु हो चुकी थी और जब से उनकी मृत्यु हुई थी तब से दादी माँ बहुत उदास रहती थी, बेचैन रहती थी। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता था। बेटा जो संसार है वो उनको एकदम से धोखा देने वाला लगता था। वो किसी पर भी विश्वास नहीं करती थी। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, क्योंकि जो दादा थे उन्होंने दादी को धोखा दिया था। स्वयं यानी खुद को धोखा दिया, विश्वासघात करना। वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। किसको? दादी को वो आगे, हमेशा आगे भेज देते थे और खुद कहते थे कि मैं पीछे आ रहा हूँ, लेकिन वो रियल में आते नहीं थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी, दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति को और भी डावाडोल कर दिया। कुकुर मुत्ता बेटा एक घास का नाम है। जैसे ही दादा की मृत्यु होगी उसके बाद जैसे कुकुर मुत्ते का जो घास होता है वो बढ़ता है, ऐसे ही जो लेखक के पिता के जो दोस्त थे वो कैसे थे? मुंह में राम बगल में छुरी। यानी ऊपर से तो वो दिखावे में तो वो उसके बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन अंदर ही अंदर मन से शत्रुता का भाव निभाते थे, दुश्मनी वाला भाव निभाते थे। किसके साथ? लेखक के पिताजी के साथ। उन्होंने स्थिति को और भी डावाडोल कर दिया। डावाडोल करना, खराब कर देना, हिला देना। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की तो थी नहीं। अतुल होता है बेटा बहुत ज़्यादा। दादा के श्राद्ध यानी कि दादा की मृत्यु के बाद जो भोज, मृत्यु के ऊपर जो भोज किया जाता है बेटा उसको श्राद्ध बोलते हैं। तो दादी माँ ने मना किया था, काफ़ी मना किया था, लेकिन पिताजी ने उनकी एक न सुनी और फिर भी उन्होंने अतुल संपत्ति व्यय की, बहुत ज़्यादा संपत्ति खर्च की, धन खर्च किया। वह घर की तो थी नहीं। जो संपत्ति उन्होंने दादाजी के श्राद्ध पर खर्च की थी वो घर की नहीं थी, वो कर्ज पर ली हुई थी या उधार ली हुई थी। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। ये लेखक बोला कि जो दादी माँ है वो अक्सर यानी लगभग उदास रहती थी। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती थी। बेटा जैसे अपने फरवरी में, जनवरी फरवरी में मौसम होता सर्दी का, कितना ठंड वाला, तो ये उस समय की बातें हो गई हैं कि इतना ज़्यादा जाड़ा था कि पछुआ का सन्नाटा, यानी जो हवा चल रही थी, पछुआ सन्नाटा, उसकी चुप्पी और पाले की शीत। और जैसे ही वो सुबह बेटा पाला गिरता है ना, तो वो शीत यानी ठंड हड्डियों में घुसी पड़ती, उससे हड्डियां भी कांपने लगती थी। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। शाम के समय लेखक ने देखा कि दादी माँ गीली धोती पहने हुई थी और कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जला रखा था और उसके सामने हाथ जोड़कर बैठी हुई थी। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। स्नेह कातर प्यार भरी आंखों में आंसू आज तक नहीं देखे थे मैंने। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। मन मारे यानी चुपचाप बैठा रहा, बिना कुछ जाने। उन्होंने आंखें खोली। कुछ समय बाद उन्होंने आंखें खोल दी। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। फिर मैंने दादी माँ को धीरे से पुकारा, दादी माँ क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? तब दादी माँ ने लेखक को कहा कि क्या है, तू यहाँ किस लिए बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? लेखक कहता है कि दादी माँ, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप बताओगी ना उस बात को? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आँखों की ओर देखा। किसने? लेखक ने उनकी प्यार भरी आँखों की तरफ देखा। क्या है, पूछ। मतलब गुस्से से बोल रही हो कि क्या पूछना है पूछ ले। तुम रोती थी, यानी अब तुम रोई हो? दादी माँ मुस्कुराई, यानी हंसने लगी। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ने, चल चल। यानी उन्होंने बात को बदल दिया और कहा कि तूने अभी तक खाना नहीं खाया है ना, चल चल। धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। लेखक ने फिर उसको कहा कि जो ये गीली धोती है आप इसको तो चेंज कर लो। मैंने कहा मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। किसने कहा? ये दादी माँ ने कहा कि मुझे सर्दी और गर्मी नहीं लगती।
वे मुझे खींचती रसोई में ले गई और उसी गीली साड़ी में मुझे रसोई में खींचकर ले गई, जब खींचकर बेटा ज़बरदस्ती। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। अगली सुबह चारपाई के ऊपर लेखक के पिताजी और लेखक के भैया, किशन नाम है जिनका, वो कुछ सोच रहे हैं मन मारकर, यानी चुपचाप बैठकर उदास मन से। दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं। अब जो उनके पिताजी हैं वो बोलते हैं कि दूसरा चारा यानी दूसरा रास्ता ही क्या है? उनके पिताजी बोलते हैं, रुपया कोई देता नहीं कि पैसा कोई दे नहीं रहा, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं, कितने व्यक्तियों के तो पिछले के पैसे भी बाकी हैं, रहते हैं अभी। वे रोने रोने से हो गए और उनकी शक्ल, ऐसा कहकर उनकी जो शक्ल थी, उनका जो मन था वो रुआन सा हो गया, रोने जैसा हो गया। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। दादी माँ ने उनका हाथ से माथा सहलाया, सहलाना बेटा हाथ फेरना, और कहा कि अरे रोता क्यों है, मैं तो अभी हूँ ही, यानी मैं तो अभी तेरे साथ हूँ। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। और उन्होंने अपनी संदूक खोली और संदूक से एक चमकती हुई चीज़, यानी जो चीज़ निकाली वो चमक रही थी। और लेखक के दादा को क्या कहा कि तेरे दादा ने यह कंगन, बेटा वो चमकती हुई चीज़ क्या थी? कंगन थे। किसके? दादी माँ के। और वो किसने दिए थे? दादाजी ने दिए थे दादी को। उनका गला भर आया और उनकी भी रुआंसी शक्ल हो गई। मैंने इसे पहना नहीं, कि मैंने आज तक इनको पहना नहीं है, इसे सहेज कर रखती आई हूँ, इन्हें संभाल कर रखती आई हूँ अब तक। यह उनके वंश की निशानी है, यानी उनके पूर्वजों की निशानी है ये। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा। दादी माँ ने अपने आंसू पोंछे और कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा, कि जो पुराने यानी जो हमारे पूर्वज थे, बड़े बूढ़े लोग थे, वो आगे की भी और पीछे की भी सारी बातें सोच लिया करते थे। मुझे सचमुच मुझे दादी माँ सांप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? सचमुच मुझे दादी माँ सांप भ्रष्ट देवी सी लगी। ये देखो बेटा, लेखक कहता है इसमें कि मुझे दादी माँ श्राप से प्रभावित देवी सी लगी, कि जैसे कोई श्राप से प्रभावित देवी हो ऐसी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। जो लेखक के आंखों के आगे जो धुंधली सी छाया आई हुई थी, जो साफ दिखाई नहीं दे रही थी, वह बिल्कुल अब गायब हो गई। विलीन हो जाना, गायब हो जाना। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ गया और यानी समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। और मेरे जो पास में एक लंबे खजूर का पेड़ था, उसके ऊपर एक कौवा बैठा हुआ था और अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर, कौवे को बेटा वैसे ही अच्छा नहीं माना जाता, घिनौनी काली पांखें फैलाकर वो अपने पंख फैलाकर लेखक की खिड़की के ऊपर आकर बैठ गया। हाथ में अब किशन भैया का पत्र काँप रहा था। उनके जो किशन भैया हैं, उन्होंने पत्र दे रखा था और उन लेखक के हाथ काँप रहे थे। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही थी। लेखक को जो काली चींटियाँ की लंबी जो कतार दिख रही थी, कतार होता है बेटा लाइन, पंक्ति, वो दिख रही थी, वो धूमिल हो रही थी, यानी वो भी धुंधली पड़ती जा रही थी। आंखों पर विश्वास नहीं होता, मतलब खुद को यकीन नहीं हो रहा था। मन बार बार अपने आप से ही पूछ बैठता है, और अब मेरा मन अपने आप से ही बार बार पूछता था कि क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही, कि क्या सचमुच दादी माँ की मृत्यु हो गई, वो हमसे दूर चली गई। ये लेखक को विश्वास नहीं हो रहा था। बेटा इसको अच्छे से रीड आउट करना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू बेटा।